हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ द कैनुला। कैनुला के कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में, जिसे कि आईवी मेडिकेट के नाम से भी जाना जाता है, उसके पार्ट के बारे में डील करेंगे। और उसके बाद डील करने जा रहे हैं कि आईवी फ्लूइड्स कौन कौन के से टाइप के आईवी फ्लूइड्स होते हैं। मेनली जो आपके आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है क्रिस्टलोइड एंड दूसरा होता है कोलोइड। तो क्रिस्टलोइड होते हैं वो आपके, जिसमें आपके तीन टाइप के फ्लूइड्स आते हैं। आइसोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है एंड हाइपरटोनिक फ्लूइड्स आते हैं। जबकि आपके कोलोइड्स होते हैं, कोलोइड्स में आपके डेक्स्ट्रॉन हुआ, डेक्स्ट्रान हुआ, एल्बुमिन हुआ, जो कि आपके प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करते हैं। प्लाज्मा एक्सपेंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन सबसे पहले डील करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है आपका कि पार्ट्स ऑफ आईवी कैनुला। इसके बारे में अपन फर्दर आपको प्रैक्टिकली आपको कल समझाएंगे कि क्या कैनुला होता है। कैनुला के कलर के बारे में, अलग अलग कलर के कोडिंग के हिसाब से कल पूरी अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज अपन थोड़ा सा एक रिव्यू देख लेते हैं फुर्ती से, जल्दी से। तो आइए जुड़ जाइए सभी मेरे साथ। तो सबसे पहले जो पार्ट होता है कैनुला का, जब भी आप कैनुलास को ओपन करते हैं या कैनुला होता है उसको जब ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का कैनुला आपको देखने को मिलता है, जिसे आईवी कैनुला या आईवी मेडिकेट के नाम से जाना जाता है। तो जो फर्स्ट आपका जो शार्प निडल टाइप का जो स्टील का बना हुआ आगे का जो पोर्शन, शार्प पोर्शन होता है कैनुला का, उसको आप निडल के नाम से जानते हैं। जो आपका ये आपका मान लीजिए कैनुला है, और कैनुला का जो शार्प पोर्शन होता है, आगे वाला जो पैना नुकीला जो पोर्शन होता है, शार्प पोर्शन, उस पोर्शन की जो टिप होती है उसको निडल के नाम से जाना जाता है। जो कि आपकी स्किन को पंक्चर करके और वेन को अंदर से पंक्चर करके और उसको सिक्योर करने के काम में आती है। या वेन तक पहुंचने के लिए जिस शार्प को निडल आगे से होती है, जो शार्प पार्ट होता है, उसे निडल के नाम से जानते हैं। और जो उसकी साफ्ट होती है, जो कैनुला होता है, कैनुला में निडल और जो स्टील की बनी हुई जो साफ्ट होती है, उस साफ्ट को आपका कैथेटर, जो ये आपकी साफ्ट है, साफ्ट को कैथेटर के नाम से जाना जाता है। आगे चल करके जहां पर ये साफ्ट आपकी प्लास्टिक के कैनुला से अटैच होती है, और वो प्लास्टिक से जहां पर अटैच होती है उसको बुशिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आता है आपका वाल्व, और वाल्व जहां पर आपका विंग्स, और विंग्स जहां से निकलते हैं, और विंग्स के पास में जो प्रॉक्सिमल आपका पार्ट होता है उसे वाल्व के नाम से जानते हैं। उसके बाद में विंग्स, जो कि दो आपके कैनुला होता है, कैनुला में जो साइड से आप जहां पर आपको उसको सिक्योर करने के लिए दो साइड में उसको पकड़कर जब भी आप कैनुला का इंसर्शन करते हैं, तो कैनुला के इंसर्शन के दौरान आपको विंग्स होते हैं, विंग्स को पकड़ करके आप कैनुला का इंसर्शन करते हैं। तो ये विंग्स आते हैं जो कि आपको कैनुला के इंसर्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद में एक इंजेक्शन पोर्ट कैप होती है, और इंजेक्शन पोर्ट कैप का यूज होता है कि आप जब भी आप कैनुला है लगा हुआ है और कैनुला में आपको आगे से उसको लॉक करके रखना होता है, उसको कैपिंग करके रखनी होती है। और या फिर आपका कंटिन्यूअस को इसको आईवी फ्लूइडिंग चल रहा है, या आपका वहां से आपके आइनोट्रोप्स लग रहे हैं, तो अगर और आपको इंजेक्शन देना है कोई भी, तो आप इस इंजेक्शन पोर्ट कैप के माध्यम से, इंजेक्शन पोर्ट कैप यहाँ से ओपन होगा, और यहाँ से ओपन करके इंजेक्शन पोर्ट कैप के माध्यम से आप कोई भी मेडिसिन या कोई भी इंजेक्शन उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या लगा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से एक इंजेक्शन पोर्ट कैप मिलता है कैनुला में। उसके बाद में चलते हैं कि ल्यूअर कनेक्टर, और ल्यूअर कनेक्टर का मतलब होता है कि जहां से आपका कैनुला होता है वो एंडिंग होती है, और वहां से जाकर के आपकी ये, जैसे मान लीजिए ल्यूअर कनेक्टर का मतलब होता है ये आपका पूरा कैनुला है, और यहां से ये खुलेगा, और यहां से जो खुलता है, जहां से आपकी जो अंदर वाली जो निडल्स होती है, साफ्ट होता है, उसका जो स्टील की बनी होती है, उसको जब भी आप कैनुलाइजेशन करते हैं या कैनुला का इंसर्शन करते हैं, प्रॉपर प्लेस में जाने के बाद में उसमें ब्लीडिंग आती है, और पीछे फ्लैशबैक चैम्बर में आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और उसके बाद आप जहां से कैनुला की निडल को हटाते हैं, वो जो निडल या साफ्ट होती है स्टील की, और जो ये पार्ट होता है जहां से आप उसको निकाल सकते हैं, तो वो आपका कहलाता है ल्यूअर कनेक्टर। उसके बाद में उसको एक पकड़ने के लिए, उसको खींचने के लिए, आपकी निकालने के लिए उसमें एक निडल ग्रिप होता है, और निडल ग्रिप का
फंक्शन होता है कि जब भी आपने उसको फ्लैशबैक चैम्बर में जैसे ही ब्लड आता है, आपको उसको पीछे की साइड उसको पुल करना होता है, ताकि वो आगे चल करके आपकी जो वेन होती है उसको पंक्चर ना कर दे। जैसे ही मान लो मैंने ये यहां से आपका कैनुला का इंसर्शन किया, कैनुला का इंसर्शन करते ही जैसे ही निडल आपकी वेन को प्रिक करेगी, फर्स्ट साइड में जब फर्स्ट पॉइंट पे आपकी निडल ने प्रिक किया वेन को, तो उसमें फ्लैशबैक चैम्बर में आपका ब्लीडिंग होने लगेगा, ब्लड आएगा, और वहां से फिर ब्लड आते ही आपको कैनुला को पीछे की साइड आपकी जो पिस्टन होता है उसको खींच करके उसकी जो शाफ्ट होती है, निडल वाला पोर्शन जो कि उसको पीछे बैक करना होता है, पुल करना होता है, ताकि वो वापस से आपकी वेन को पंक्चर करके दूसरी साइड पार ना कर जाए या दूसरी साइड वेन को पेनिट्रेट ना करे। इसके लिए आपको उसको पुल करना होता है, पीछे की साइड उसको खींच के उसको थोड़ा सा जो प्लास्टिक का आती है उस तक रखना होता है, ताकि वो आपसे आगे चल करके उस वेन के अंदर सीधा चला जाता है, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो ये आपका नेडल ग्रिप का फंक्शन हो गया। उसके बाद में फ्लैशबैक चैम्बर होता है। फ्लैशबैक चैम्बर में जब भी आप कैनुलाइजेशन करते हैं उस दौरान ये आपके ब्लीडिंग वेन के अंदर जाते हैं, वेन से ब्लीडिंग आने लग जाती है, और जब इसमें ब्लड आ जाता है तो पता चल जाता है कि आपके कैनुला ने की वेन को पंक्चर कर दिया है। तो आपको वापस से इसको थोड़ा सा पुल करना होता है, ताकि अब दोबारा से वेन को पंक्चर करके वापस से अब आपका दूसरी साइड ना पेनिट्रेट ना हो जाए तो आउट हो सकता है। और लास्ट में होता है ल्यूवर लॉक प्लग। ल्यूवर लॉक प्लग का मतलब होता है कि लास्ट में आपका ये आपका ल्यूवर लॉक प्लग, यहाँ पर आपको एक प्लग या आपको फिर कैप देखने को मिलती है। वो कैप होती है वो आपके बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, ताकि पीछे से उसकी अगर आपने डाल दिया, मान लो ये कैनुला है, अगर इसके पीछे का ल्यूवर लॉक प्लग नहीं होगा तो जब भी आपकी वेन में जाएगा और वेन में जाने के बाद ब्लीडिंग आएगी, और ब्लीडिंग आएगा तो ब्लड होगा वो यहाँ से आपका लॉस होगा या यहाँ से ब्लड का विथड्रॉल होगा और यहाँ से ब्लड फैलेगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपका लास्ट में ल्यूवर लॉक प्लग आता है। तो ये आपके कैनुला के पार्ट्स होते हैं। अब कैनुला क्या होते हैं इनको अपन कल अच्छे से डिस्क्रिप्शन में इनको डील करेंगे विथ प्रैक्टिकल कैनुलास के साथ में। इनको सब टाइप के कैनुला होंगे, कलर्स के अकॉर्डिंग उसके साथ अपन डील कर लेंगे। तो आज इसको इतना ही रहने देते हैं, कल इसको अच्छी तरीके से फिर डील करेंगे। आपको प्रैक्टिकल के साथ में डील करवाया जाएगा ये टॉपिक कल। तो अब देखते हैं कि आईवी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ द आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आईवी फ्लूइड्स के टाइप की बात करूं तो आईवी फ्लूइड्स होता है टू टाइप का होता है। जो फर्स्ट टाइप का आईवी फ्लूइड होता है वो आपका कोलोइड्स होते हैं, और दूसरे टाइप के होते हैं वो क्रिस्टलोइड होता है। फर्स्ट टाइप में आता है आपका कोलोइड्स एंड सेकंड टाइप के होते हैं क्रिस्टलोइड्स। कोलोइड्स एंड क्रिस्टलोइड टू टाइप के आईवी फ्लूइड्स पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप होता है कोलोइड एंड सेकंड होता है क्रिस्टलोइड। अब कोलोइड्स क्या होते हैं? कोलोइड्स वे होते हैं जो कि आपके शॉक में या आपकी शॉक लाइक कंडीशन में प्लाज्मा के वॉल्यूम को, इन्हें कोलोइड्स और कोलोइड्स को प्लाज्मा एक्सपेंडर, प्लाज्मा एक्सपेंडर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि यह आपकी शॉक लाइक कंडीशन या हाइपोवोलेमिया में जाकर के प्लाज्मा के वॉल्यूम को एक साथ बढ़ाने का काम करता है, ताकि आपकी शॉक या हाइपोटेंशन वाली कंडीशन को दूर किया जा सके। तो इसे प्लाज्मा एक्सपेंडर के नाम से जाना जाता है। और प्लाज्मा एक्सपेंडर या आपके कोलोइड्स में आते हैं। फर्स्ट आता है आपका एल्ब्यूमिन। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो डेक्स्ट्रान, डेक्स्ट्रान हुआ, और एल्बुमिन। एल्बुमिन और डेक्स्ट्रान होते हैं वो प्लाज्मा एक्सपेंडर या कोलोइड्स के नाम से जाने जाते हैं। जबकि क्रिस्टलोइड होता है, ये तीन टाइप के क्रिस्टलोइड होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है वो आपका हाइपोटोनिक। थ्री टाइप्स अब क्रिस्टलोइड होंगे, थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज हाइपोटोनिक, जिसकी टोनिसिटी होती है
वो आपके जो नॉर्मल फ्रूट्स होते हैं उनकी तुलना में कम होती है। इसमें जो साल्ट होता है वो कम होता है, वाटर होते हैं ज्यादा होता है। सेकंड नंबर पे आता है, और सेकंड नंबर पे जो आता है वो होता है आपका आइसोटोनिक, जो कि नॉर्मली सभी बॉडी फ्लूइड्स में आपका आइसोटोनिक होता है और इसमें किसी तरीके का कोई सेलुलर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। जबकि लास्ट में आता है आपका हाइपरटोनिक, और हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि इसमें जो साल्ट होगा वो ज्यादा होगा और आपका वाटर होता है कम होता है, साल्ट होता है वो ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपका हाइपरटोनिक देखने को मिलेगा। तो ये आपका हो चुका है कि डेक्स्ट्रान होगा। कोलोइड्स, और कोलोइड को प्लाज्मा एक्सपेंडर के नाम से जाना जाता है। इसमें एग्जांपल आते हैं कि डेक्स्ट्रान और एल्बुमिन, ये आपके हाइपोवोलेमिया और इसका शॉक कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए काम में लिया जाता है। जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं क्रिस्टलोइड। क्रिस्टलोइड होते हैं 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हाइपोटोनिक होता है, दूसरे नंबर पे आता है आइसोटोनिक, एंड थर्ड नंबर पे आता है वो हाइपरटोनिक के नाम से जाना जाता है। अब हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि इसमें जो इसका जो वॉल्यूम होता है, लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन, इसमें जो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है, लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन, जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो इसमें कम होती है। जबकि आपका लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब होता है जो सोल्यूट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन इसमें कम होती है, यानी कि लेस साल्ट होता है एंड मोर वाटर होता है। यानी कि इसमें जो कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की या विलेय की वो कम होती है, जबकि विलायक की कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है। तो लेस साल्ट होता है, मोर वाटर होता है। और उसके जो एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल, उसमें आता है आपका डिस्टिल वाटर, और डिस्टिल वाटर को नाम दिया जाता है आपका स्टेराइल वाटर। स्टेराइल वाटर आ जाए एग्जाम में या आपका डिस्टिल वाटर आ जाए तो ये दोनों ही फ्लूइड्स होते हैं वो हाइपोटोनिक होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका कि हाफ एनएस, और हाफ एनएस का मतलब होता है 0.545 एनएस। 0.45% जो एनएस होती है वो हाफ एनएस के नाम से जानी जाती है। जो नॉर्मल एनएस होता है 0.9% होता है, जबकि हाफ एनएस में आपका जो एनएस का आधा होता है, यानी कि हाफ होती है। जो एनएस की कंसंट्रेशन होती है उससे हाफ कंसंट्रेशन देखने को मिलती है, वो हाफ एनएस के नाम से जानी जाती है। 1/3 एनएस का मतलब होता है 0.33% एनएस, एंड 1/4 एनएस का मतलब होता है 0.225% एनएस। ये सभी एनएस होती है जिनका कि नॉर्मल एनएस, जो कि नॉर्मल आइसोटोनिक एनएस होता है 0.9% से 0.9% उसे आइसोटोनिक कहते हैं। लेकिन अगर उससे कम है किसी भी तरीके से, अगर उसकी एनएस से अगर कम उसकी कंसंट्रेशन होती है तो उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और हाइपोटोनिक में आपका डिस्टिल वाटर आता है, जिसमें डिस्टिल वाटर होगा या स्टेराइल वाटर होता है, यह आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाफ एनएस हुआ, 1/3 एनएस हुई, या 1/4 एनएस। हाफ एनएस को 0.45% एनएस के नाम से जानते हैं, 1/3 एनएस को 0.33% एनएस, एंड 1/4 एनएस होती है उसको 0.225% एनएस के नाम से जानते हैं। ये सभी फ्लूइड्स होते हैं वो हाइपोटोनिक फ्लूइड्स होते हैं। जबकि आइसोटोनिक की मैं बात करूं तो आइसोटोनिक में आपका जो सबसे प्रचुर मात्रा में सबसे फेमस उदाहरण है और जो कि बॉडी के लिए फिजियोलॉजिकल सलाइन के नाम से जाना जाता है, हर कोई बॉडी में ये सूटेबल होता है। अब हाइपोटोनिक होगा तो हाइपोटोनिक में नो सेलुलर चेंजेस, हाइपोटोनिक होता है उसमें आपकी जो सेलुलर एडिमा देखने को मिलेगा, या सेलुलर बर्स्ट हो जाएगी, या जो सेल होती है वो बर्स्ट
भ्रष्ट हो जाती है। इसका मतलब होता है सेलुलर एडिमा क्यों होता है? सेलुलर एडिमा का मतलब होगा कि ये आपका ओस्मोसिस होता है और ओस्मोसिस की वजह से आपका सेलुलर एडिमा देखने को मिलता है। ओस्मोसिस का मतलब होता है कि लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ आपका फ्लूइड अगर मूव करता है तो उसे ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए, मैं समझाने के लिए पहले यहाँ पर बोर्ड पर देखिए, ये आपकी आरबीसी थी या आपकी या कोई सेल है, ये आपकी सेल है जिसमें कि आपका 0.9% फ्लूइड 0.9% आपका इसका कंसंट्रेशन है, इसकी 0.9%। और जो आपका फ्लूइड्स है जो कि आपका रन कर रहा है आपकी वेसल्स में, अगर उसका आपका जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा तो कम होगा, यानी कि 0.45% हुआ, 0.33% हुआ, 0.225% हुआ, अगर इस तरीके का, या फिर आपका डिस्टिल वाटर है, ये सभी में क्या होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी नॉर्मल की तुलना में 0.9% की तुलना में कम होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। और ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि आपका लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ अगर फ्लूइड मूव करता है, अगर लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड मूव करता है तो उसे आप ओस्मोसिस के नाम से जानते हैं। अब ओस्मोसिस के नाम से जानते हैं। अब आपने मान लीजिए कि आपका ये कैनुला लगा करके, आपने कैनुला लगाया और कैनुला लगा करके आपने उसको फ्लूइड दे दिया और फ्लूइड में आपने उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे दिया। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे 0.45% एनएस दे दिया, 0.3%, 0.33% एनएस दे दिया है, 0.225% एनएस दे दिया है, डिस्टिल वाटर आपने उसको पुश कर दिया है आईवी कैनुला के थ्रू, तो यह आपके वेन में जाएगा, वेस्कुलर सिस्टम में जाएगा, वेसल्स में जाएगा। और वेसल्स है, अब वेसल्स में है और वेसल्स में आपका फ्लूइड है वो हाइपोटोनिक हो गया, कंसंट्रेशन थी वो कम हो गई बाहर की तुलना में, यानी टिश्यू और सेल में आपकी 0.9% की कंसंट्रेशन है। अब ये देखिए क्या होगा, ओस्मोसिस होगा। और ओस्मोसिस का मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा कि आपका लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ अगर फ्लूइड मूव करता है तो उसे ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होगा, अब जो यहाँ का फ्लूइड है वो जब सेल में जाकर के इकट्ठा होगा, फ्लूइड वेसल से निकल करके सेल में जाएगा तो सेलुलर एडिमा देखने को मिलेगा। सेलुलर एडिमा या फिर सेल की ब्रस्टिंग हो जाएगी या सेल में बम फूट जाएगा, सेल का धमाका होगा और सेल का धमाका होकर के सेल के टुकड़े टुकड़े छितर बितर हो जाएगी सेल। तो इसे आपका सेलुलर एडिमा या आपकी सेल ब्रस्टिंग होगी और उसकी वजह से सेलुलर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, सेलुलर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो ये आपका हाइपोटोनिक की वजह से ऑस्मोसिस हुआ, ऑस्मोसिस हुआ तो वेसल्स का फ्लूइड निकल करके आपके सेल में और टिश्यू में जाने लगा और सेल टिश्यू में जब फ्लूइड का इकट्ठा होने लगा तो सेल की साइज में बढ़ने लगी और सेल की साइज बढ़ती है। तो जब भी कोई बढ़ता है तो बढ़ता है, उसकी साइज बढ़ने लगती है, लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, एक सीमा को क्रॉस करके ज्यादा हो जाती है तो एक साथ से फट जाती है। और इस सेल के साथ भी आपकी बेचारी ये छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी सेल के साथ भी आगे चल करके यही होने वाला है। अगर आपने गलती से उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे दिया है या हाइपोटोनिक सलाइन आपने यूज कर लिया तो आगे चल करके आपकी सेल के भी यही हालत होने वाली है, सेल का एडिमा होगा, सेल की ब्रस्टिंग हो जाएगी और सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको जो मेनली फिजियोलॉजिकल सलाइन होता है या फिर नॉर्मल सलाइन आपको यूज करना होता है या आइसोटोनिक जो सॉल्यूशंस होते हैं वो यूज करने होते हैं मेनली। तो ये आपने हाइपोटोनिक पढ़ लिया है। हाइपोटोनिक के बाद में सेकंड नंबर पे आता है आपका आइसोटोनिक। जो सेकंड नंबर का फ्लूइड होता है वो आपका आइसोटोनिक देखने को मिलेगा। और आइसोटोनिक का मतलब होता है कि इसमें
आइसोटोनिक, और आइसोटोनिक होता है उसमें आपका जो सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन देखने को मिलती है, सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन, सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आपकी जो सेल में होता है वही आपकी बॉडी में है, फ्लूइड में है, वेसल्स में भी सेम आपका 0.9% वाला या आपका फिजियोलॉजिकल या आइसोटोनिक का, जिसमें कि आपका वाटर भी सेम होगा, साल्ट भी सेम होगा। अगर ऐसा फ्लूइड देखने को मिलता है तो सेल में भी वही कंसंट्रेशन है, फ्लूइड में भी वही कंसंट्रेशन है, तो इसमें आपका सेलुलर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। यानी कि नो सेलुलर चेंजेस, जिसमें कोई सेल का चेंजेस नहीं होता है। पहले जैसी की थी, जैसी थी वैसी नहीं रहनी है। सेल जैसे थी उसके बाद भी, फ्लूइड देने के बाद भी सेल में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है आइसोटोनिक में। यानी कि सेम इसमें साल्ट होगा, सेम साल्ट एंड सेम वाटर। यानी कि इसमें जो वाटर होता है और आपका साल्ट होता है वो इक्वल अमाउंट में होता है, इनकी कंसंट्रेशन होती है, बराबर होती है, आइसोटोनिक कहलाता है। और आइसो का मतलब होता है कि सेम, तो इसमें नो सेलुलर चेंजेस, इसमें कोई भी आपकी सेल में, सेल आपकी जैसी थी पहले गुब्बारे के जैसी थी तो गुब्बारे जैसी रहेगी, और पतली सी सूखड़ी सी सेल थी तो वो पतली सी ही रहनी है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें इसके जो एग्जाम्पल हैं आपके, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जिसे हर कोई जानता है, और वो है आपका NS 0.9%, डेक्सट्रोज 5%, यानी कि 5% डेक्सट्रोज हो गया, या फिर आपका RL जिसे कि रिंगर लैक्टेट के नाम से जानते हैं, या फिर आपका D 5% प्लस 0.225% NS। ये देखिए आइसोटोनिक के उदाहरण है, और आइसोटोनिक के एग्जाम्पल में आता है जो फर्स्ट सबसे पेचीदा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण होता है, या सबसे प्रख्यात और विख्यात उदाहरण है, वो आपका है 0.9%। नॉर्मल सलाइन 0.9%, जिसमें कि आपकी 100 ml में 0.9 ग्राम आपका NaCl होता है, सोडियम होता है, या 0.9% ग्राम आपका सोडियम पाया जाता है। जबकि आपका 1 ग्राम में, सॉरी, जो 9 ग्राम होगा, 1 लीटर में 9 ग्राम होता है, जबकि 100 ml में आपका 0.9 ग्राम सोडियम मिलता है। तो इसे कहते हैं 0.9% NS, D5% यानी 5% डेक्सट्रोज, या DW5 या D5W 5% डेक्सट्रोज, जो कि आपकी डेक्सट्रोज होती है। और 100 ml में इसमें 5 ग्राम आपकी शुगर या डेक्सट्रोज देखने को मिलती है। आपके बाद में आता है RL। RL का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट, हर्टमान सॉल्यूशन या रिंगर कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस आपका नाम होता है RL। RL हुआ, RL का नाम होता है रिंगर लैक्टेट, हर्टमान सॉल्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर रिंगर कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। और RL होती है वो जाकर के आपकी लैक्टिक एसिडोसिस करती है, इसलिए आपको जो किडनी फेलियर होती है उस पर्सन में आपको RL को अवॉइड करना होता है। NS होती है उसको आपको अवॉइड करते हैं। NS होती है और इसकी जो कंसंट्रेशन होता है सोडियम का होता है 1.154 यानी 154 मिली ऑस्मोल, और जो आपकी मिलीक्यूलियम पर लीटर, एंड जो क्लोराइड का होता है वो भी आपका 154 मिलीक्यूलियम पर लीटर होता है। यानी कि जो इसकी ऑस्मोलरिटी होती है वो 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर, मिली, और 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर इसकी जो ऑस्मोलरिटी होती है वो 0.9% की 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। सोडियम के द्वारा 154 मिलीक्यूलियम पर लीटर बनाई जाती है।
जबकि पोटेशियम की कंसंट्रेशन होती है 1 सॉरी सोडियम की और क्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है वो भी आपकी 154 होती है। दोनों को मिला करके 308 मिलीओस्मोल पर लीटर इसकी और टोटल ऑस्मोलरिटी होती है, RL होती है। RL, अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा पर्सन है जिसको कि आपको सीवियर बर्न हुआ है तो उसमें जो फर्स्ट चॉइस ऑफ फ्लूइड होगा तो कौन सा होगा, NS होगा या RL होगा। तो या तो आपका सीवियर वोमिटिंग वाला केस है या आपका सीवियर बर्न वाला केस है। इन दोनों में ही जो फर्स्ट चॉइस का फ्लूइड होता है वो आपका RL होता है। D5 5% डेक्सट्रोज प्लस 2 to 5% NS, ये मिल करके यानी कि ये हो गया आपका 1/4 NS और 5% डेक्सट्रोज, ये मिलकर के क्या बनाता है आपका आइसोटोनिक फ्लूइड बनाता है। तो ये आपका हो गया है आइसोटोनिक। इसमें सेलुलर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि जो आपकी ये सेल थी, सेल में भी 0.9% है और आपका जो वेसल्स है, वेसल्स में भी आपका 0.9% ही कंसंट्रेशन का फ्लूइड भरा हुआ है। तो उसमें कोई सेलुलर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, दोनों में बराबर है। तो ना इधर को जाएगा ना उधर को जाएगा, दोनों में फ्लूइड होगा, उसमें कोई भी सेलुलर कंसंट्रेशन में कोई परेशानी नहीं होगी, बराबर मजे से दोनों आराम से कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, इसलिए आइसोटोनिक कहलाता है। और इसके बाद में जो थर्ड नंबर पे आता है वो आपका आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि जिसकी टोन या कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है नॉर्मल की तुलना में, जिसमें आपके साल्ट होगा वो ज्यादा होगा, वाटर होगा कम होगा, और जो उसकी कंसंट्रेशन होगी फ्लूइड की वो हाइयर होती है। यानी कि हाइपरटोनिक, और हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि इसमें जो कंसंट्रेशन होगी वो आपकी हाई हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की वो हाई होती है। हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो साल्ट होगा वो ज्यादा होगा और वाटर होता है वो कम देखने को मिलता है, यानी कि मोर साल्ट एंड लेस वाटर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा देखने को मिलती है। और इसमें देखें तो आपको सेलुलर श्रिंकेज देखने को मिलेगा। सेलुलर श्रिंकेज का मतलब होता है कि आपकी जो कंसंट्रेशन थी ये आपकी 0.9% इसमें सेल में थी, 0.9% सेल में थी, और बाहर में अगर फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, मान लीजिए इसमें 3% NS आपने चला दिया, 3% कंसंट्रेशन हो गई, तो इससे क्या होगा ऑस्मोसिस होगा। और ऑस्मोसिस का मतलब ही होता है कि लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड जाने लगेगा, और जब लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से निकलकर हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन में आता है तो उसे आप कहते हैं हाइपरटोनिक। और इसका जो हाइपरटोनिक होते हैं, हाइपरटोनिक का जो मेनली उपयोग किया जाता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक के रूप में करते हैं, क्योंकि ये ऑस्मोसिस करवाती है। अगर आपका सेलुलर में स्वेलिंग है या आपका स्वेलिंग हो रखी है पूरी बॉडी में, तो उसको कम करने के लिए आप क्या करते हैं, इसमें सेलुलर श्रिंकेज देखने को मिलता है। सेलुलर श्रिंकेज का मतलब होता है ऑस्मोसिस होगा और आपका लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन यानी 0.9 से निकलकर 3% में आने की फ्लूइड कोशिश करेगा। तो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जब फ्लूइड का आवागमन होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। और जब आपका फ्लूइड सेल से निकल करके आपकी वेसल्स में आता है, तो ब्लड वेसल्स में जब फ्लूइड आएगा तो आपकी जो सेल पहले फूली हुई थी, मोटी हुई थी, अब वो चिपक करके ऐसे सूखड़ी हो जाएगी, और इस तरह की घटना को कहते हैं कि सेलुलर श्रिंकेज देखने को मिलेगा। जो सेलुलर पहले फूला हुआ था वो अब सिकुड़ जाता है, उसे सेलुलर श्रिंकेज के नाम से जाना जाता है। और यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में या हाइपरटोनिक कंडीशन में देखने को मिलता है। अब इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देने की कोशिश करूं हाइपोटोनिक का और हाइपरटोनिक का, तो हाइपोटोनिक का एग्जांपल देखिए कि जब भी आपका
जो किशमिश होती है, यानी कि जब किशमिश को अपन नाइट में जब फूल डालते हैं, पानी में भिगो कर रखते हैं, तो उसमें क्या करती है किशमिश में अपने अंदर वो पानी को सोख लेती है, क्योंकि लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो बाहर वाला आप जिसने पानी में आपने उसको डाला है उसका कंसंट्रेशन था, वो जो किशमिश के अंदर वाले कंसंट्रेशन की तुलना में कम था। तो ऑस्मोसिस हुआ, और ऑस्मोसिस हुआ तो किशमिश ने अपने अंदर पानी को सोख लिया, और पानी को सोख करके वो मोटी हो गई, और मोटी हो जाती है तो कभी इतनी मोटी हो जाती है कि मोटी पेट उसका फट जाता है और निकल करके बाहर आ जाती है। तो सेलुलर उसकी सेलुलर ब्रस्टिंग या आपका सेलुलर का क्या डिस्ट्रक्शन हो गया, तो सेम हाइपोटोनिक में वही होता है। लेकिन इसका दूसरा एग्जांपल दूं कि जब भी आप किशमिश है, अब किशमिश का आपने एग्जांपल देख लिया, तो किशमिश से बनता है अंगूर से, तो उसका भी आप एग्जांपल देखिए कि जब अंगूर होता है, ग्रेप्स होता है, उसको धूप में सुखाया जाता है, तो उसका क्या होता है, उसका जो पानी निकल करके उड़ जाता है, और उसकी वजह से वो बिल्कुल श्रिंकेज देखने को मिलता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है और किशमिश का रूप ले लेता है। सेम इसी तरीके से जब आपका 0.9% से ऑस्मोसिस होकर के आपका 3% में आ जाएगा, तो सेल होगी वो ग्रेप्स की तरह सिकुड़ करके किशमिश बन जाएगी, बिल्कुल छोटी सी हो जाती है, और उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऐसा देखने को मिलता है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के मैं एग्जांपल्स की बात करूं, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का जो एग्जांपल होता है, और उसके एग्जांपल में बहुत से एग्जांपल आएंगे, तो आपका जो डीएनएस होता है, डीएनएस जिसे आप जीएनएस के नाम से भी जानते हैं, और डीएनएस में क्या आता है, आपका 5% डेक्सट्रोज आती है, यानी कि 5% डेक्सट्रोज प्लस 0.9% एनएस, यानी कि डीएनएस आता है उसमें 5% डेक्सट्रोज प्लस 0.9% एनएस होती है। इसे डेक्सट्रोज यानी कि डीएनएस या जीएनएस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आती है आपकी डीएनएस के बाद 10% डेक्सट्रोज हुआ, 25% डेक्सट्रोज हुआ, 50% डेक्सट्रोज, ये सभी जो कि 5% डेक्सट्रोज को छोड़ करके 5% से ज्यादा वाली कंसंट्रेशन के होते हैं, और वो सभी डेक्सट्रोज होती है। और 5% डेक्सट्रोज की जो ऑस्मोलरिटी होती है 278 उसकी ऑस्मोलरिटी होती है। अब 10% डेक्सट्रोज हुआ, 25% डेक्सट्रोज हुआ, 50% डेक्सट्रोज, ये सभी आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आएंगे 3% एनएस हुआ, 6% या 5% एनएस हुआ, ये सभी आपके आते हैं। आपके 3% एनएस, 5% एनएस, 6% एनएस, सभी जो एनएस जो कि 0.9% से ज्यादा उनकी कंसंट्रेशन होती है, वो सभी आपके एनएस होते हैं। वो आपकी किस में आते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आएंगे। इसके अलावा आपका मैनिटोल हुआ, मैनिटोल होता है वो भी आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक के नाम से जाना जाता है, और ये सभी तरीके के जो फ्लूइड्स होते हैं वो आपके आते हैं। और एक और इसका एग्जांपल है कि 5% डेक्सट्रोज प्लस आरएल, 5% डेक्सट्रोज प्लस आरएल होती है, ये भी क्या होती है, आपकी हाइपरटोनिक होती है। अब ये आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आता है डीएनएस या जीएनएस, जिसमें कि आपका डेक्सट्रोज 5% होता है, और 0.9% एनएस होगा, 5% डेक्सट्रोज प्लस आरएल होती है, वो भी हाइपरटोनिक होती है। 10% डेक्सट्रोज हुआ, 25% डेक्सट्रोज हुआ, 50% डेक्सट्रोज, ये सभी आपके आते हैं हाइपरटोनिक में। 6% एनएस, 3% एनएस, और मैनिटोल, जो कि मैनिटोल होती है आपकी ऑस्मोटिक डायरेटिक कहलाती है, और ऑस्मोटिक डायरेटिक जाकर के आपके ऑस्मोसिस करती है, और ऑस्मोसिस से डायूरिसिस का काम करवाती है, यानी कि यूरिन के आउटपुट को बढ़ाती है। और जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी, जो हेड इंजरी होती है या आपका इंक्रीज्ड आईसीपी होता है, इंक्रीज्ड आईसीपी की ड्रग ऑफ चॉइस होती है।
इंक्रीज्ड आईसीपी। इंक्रीज्ड आईसीपी की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैनिटोल कहलाती है। अगर अब आपका आईसीपी बढ़ता है, इंक्रीज्ड आईसीपी होता है, तो उसमें कुशिंग कुशिंग ट्राइड देखने को मिलता है। और कुशिंग ट्राइड का मतलब होता है कि इसमें एसबीआई सिस्टम आएंगे। एसबीआई का आपने नाम तो सुना ही होगा, सभी ने बैंक में खाता खुलाया ही होगा, तो एसबीआई से सब आप परिचित है कि एसबीआई का मतलब होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो जाएगा। और जब सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से पल्स प्रेशर होता है वो वाइड हो जाता है, यानी कि पल्स प्रेशर का जो गैप था, यानी पल्स प्रेशर का मतलब होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो गैप होता है उसे पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। और पल्स प्रेशर का बढ़ जाएगा, यानी जब सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा, डायस्टोलिक बीपी सेम है, सिस्टोलिक बढ़ेगा तो पल्स प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि वाइडनिंग पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा। उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। और इम्पेयर्ड रेस्पिरेशन में मेनली आपका ब्रेडिप्निया देखने को मिलता है। तो इंक्रीज्ड आईसीपी में एसबीआई सिम्टम आते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, इम्पेयर्ड रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। तो ये आपका मेनली आपके फ्लूइड्स हो गए हैं 3 टाइप के। अब इसमें इनकी कंसंट्रेशन की मैं बात कर लेते हैं। कुछ 2-4 फ्रूट जिनकी कंसंट्रेशन आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो उनके कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ा सा डील कर लेते हैं 2 मिनट। तो देखते हैं सबसे पहले आपका नॉर्मल सलाइन। और नॉर्मल सलाइन की कंसंट्रेशन होती है, उसमें 2 फ्रूट से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें सोडियम एंड आपका क्लोराइड होता है। सोडियम कंसंट्रेशंस ऑफ फ्लूइड की कंसंट्रेशन की बात करूं तो फ्लूइड में कंसंट्रेशन होता है सोडियम NS का, और NS 0.9 ग्राम, और 0.9 ग्राम में 0.9% NS। 0.9% NS का मतलब होता है कि आपका 0.9 ग्राम आपका NaCl होगा। 0.9 ग्राम NaCl देखने को मिलता है इन 100 ml। अगर आपकी 100 ml की बोतल होती है NS की, उसमें 0.9 ग्राम NaCl देखने को मिलेगा, और 9 ग्राम देखने को मिलता है 1 लीटर वाली या 1 लीटर की जो बोतल होती है, या 1 लीटर में आपका 9 ग्राम NaCl देखने को मिलेगा, जबकि आपका 100 ml में 0.9 ग्राम देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका कंसंट्रेशन होती है 0.9% सॉल्यूशन की या नॉर्मल सलाइन की, उसमें आपका कितना ग्राम सोडियम क्लोराइड देखने को मिलता है, तो 0.9 ग्राम आप में उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। और अगर 100 ml में 0.9 है तो 1 लीटर में आपका 9 ग्राम हो गया। इसका कि आपको 0.9 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ग्राम आएगा। तो ये आपका क्या होता है कि 9 ग्राम आपका 1 लीटर में देखने को मिलेगा, जबकि आपका 100 ml में देखने को मिलता है, और 100 ml में होता है वो आपका होता है 0.9 ग्राम NaCl। अब इसमें जो ऑस्मोलरिटी होती है, और ऑस्मोलरिटी होती है वो आपकी 308। ऑस्मोलरिटी होती है 0.9% NS की, वो 308 मिली 308 इसकी ऑस्मोलरिटी होती है, और मिली ऑस्मोल पर लीटर ये देखने को मिलती है। जबकि इसमें 2 टाइप होते हैं, एक आपका सोडियम बनाता है, तो एक क्लोराइड इसकी कंसंट्रेशन को बनाने का काम करता है। तो सोडियम के द्वारा जो इसकी कंसंट्रेशन बनाई जाती है, सोडियम के द्वारा 154 मिली, जो सोडियम के द्वारा इसकी कंसंट्रेशन बनाई जाएगी वो आपकी 154 मिली इक्विलियम पर लीटर होती है, और क्लोराइड के द्वारा भी 154 मिली इक्विलियम पर लीटर ये देखने को मिलेगी। तो टोटल कंसंट्रेशन होती है
308 मिली ऑस्मोल पर लीटर इसकी ऑस्मोलिटी होती है, जबकि इसमें 154 मिलीकुलियम पर लीटर सोडियम बनाता है, क्लोराइड बनाएगा 154 मिलीकुलियम पर लीटर। दोनों का टोटलिंग करते हैं 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये आपकी कंसंट्रेशन बनाने का काम करता है। अब देखिए जो आपका NS होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सी कंडीशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ये आपकी हार्ट फेल्योर वाली कंडीशंस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, हार्ट फेल्योर वाली कंडीशन में, क्योंकि ये क्या करता है, फ्लूइड का रिटेंशन करता है, और फ्लूइड का रिटेंशन करेगा तो ये और आपकी कंडीशंस को वर्स कर सकता है या कंडीशन को खराब कर सकता है, इसलिए आपको NS होता है वो हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में नहीं देते हैं। तो ये आपका कंसंट्रेशन का NS की कंसंट्रेशन का खेल हो गया। उसके बाद में कंसंट्रेशन आती है आपकी 5% डेक्सट्रोज, और 5% डेक्सट्रोज की जो कंसंट्रेशन होती है वो 5 ग्राम होती है। 5 ग्राम देखने को मिलेगी 100 ml में, आपको 5 ग्राम डेक्सट्रोज देखने को मिलती है, वो होती है आपकी 5% डेक्सट्रोज। और 5% डेक्सट्रोज या D5W में आपको जो देखने को मिलती है, इसकी कंसंट्रेशन होती है वो आपकी 5 ग्राम देखने को मिलेगी इन 100 ml सॉल्यूशन में। आपको 5 ग्राम आप 50% 5% डेक्सट्रोज में 5 ग्राम देखने को मिलती है। 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम आपका शुगर या डेक्सट्रोज होती है, जबकि मैं बात करूं कि 50 ग्राम, अब 5 होगी तो 50 ग्राम होगी आपकी 1 लीटर, और 1 लीटर में आपकी 50 ग्राम देखने को मिलती है, जबकि आपकी 10% में आपकी 10 ग्राम होगी। 100 ml में 25% में आपकी 25 ग्राम होती है 100 ml में, जबकि 50% होता है उसमें 50 ग्राम होती है 100 ml में। तो ये आपकी अलग अलग टाइप की जो डेक्सट्रोज होती है उनका अलग अलग तरीके से उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है, और इसकी ऑस्मोलरिटी होती है। ऑस्मोलरिटी की बात करूं तो 278 मिली ऑस्मोल पर लीटर इसकी ऑस्मोलरिटी देखने को मिलती है। और जो डेक्सट्रोज होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, डेक्सट्रोज आपकी डायबिटीज मलाइटस वाली कंडीशंस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड देखने को मिलती है, जिसमें कि आपकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, दे नहीं सकते हैं, क्योंकि डेक्सट्रोज अब डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटिस में आपका क्या होगा कि इंसुलिन होता है वो उसकी कमी हो जाने की वजह से डेक्सट्रोज का डाइजेशन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से शुगर बढ़ने लगता है। जब शुगर ब्लड में बढ़ा हुआ है तो उसको आप डेक्सट्रोज दे करके और कंडीशन को वर्स नहीं कर सकते। यानी कि मान लो अगर किसी के ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है तो आप उसको शुगर दे करके उसकी शुगर और बढ़ा दोगे, तो आपको शुगर नहीं देना होता है। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है डायबिटीज मेलाइटिस के केस में। जो डेक्सट्रोज होती है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। और आपको फ्लूइड देने की बात करें तो इसमें आपको डायबिटीज मेलाइटिस में फ्लूइड देने की बात करें तो NS या RL देना होता है। अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें NS और RL देने की आवश्यकता होती है, डेक्सट्रोज को आपको अवॉइड करना होता है। तो यह आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गई आपकी 5% डेक्सट्रोज। इसके बाद में आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है, और वो आता है आपका RL, और RL को कहते हैं रिंगर लैक्टेट या फिर हार्टमान सॉल्यूशन या रिंगर लैक्टेट के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसमें हार्टमान सॉल्यूशन रिंगर लैक्टेट की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो आपकी 274 या 273 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। और उसमें जो मेन जो आपके कंपोनेंट आते हैं या किस किस से मिलकर के ये RL बनी हुई होती है, तो उसमें फर्स्ट आता है आपका सोडियम क्लोराइड होती है, पोटेशियम क्लोराइड होती है, सोडियम लैक्टेट होता है एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो फर्स्ट होती है इसमें ये कंटेन होती है सोडियम क्लोराइड से मिलकर बनी हुई होती है पोटेशियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम लैक्टेट होता है,
सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम लैक्टेट एंड कैल्शियम क्लोराइड, और एक और होता है जो होता है आपका कैल्शियम क्लोराइड देखने को मिलता है। तो चार कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है और इसका कंसंट्रेशन होती है वो आपका सोडियम बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाता है 0.60 ग्राम 100 ml में देखने को मिलेगी। पोटेशियम बनाता है वो 0.04 ग्राम देखने को मिलती है 100 ml में। सोडियम लैक्टेट होता है वो 0.32 यानी कि 0.32 या 0.32 ग्राम देखने को मिलती है सोडियम लैक्टेट की, जबकि आपका कैल्शियम क्लोराइड बनाता है वो 0.027 ग्राम देखने को मिलती है। अब देखिए जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो 0.60 ग्राम होगी। पोटेशियम क्लोराइड होता है उसकी 0.04 ग्राम होती है। कैल्शियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है वो कैल्शियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है 0.0227 ग्राम, जबकि आपका सोडियम लैक्टेट होता है 0.32 ग्राम इसकी कंसंट्रेशन बनाता है। अब इसके बाद में आता है कि ये आपकी कंसंट्रेशन हो क्या आपका कंटेन हो गया, इससे मिलकर के बना हुआ होता है। अब इसमें कंसंट्रेशन कौन कौन सी, इलेक्ट्रोलाइट कितना % कंसंट्रेशन बनाता है, तो आपका जो सोडियम होता है इसमें आपका सोडियम होगा, और सोडियम होता है वो आपका 130 मिली इक्विलियम, यानी कि जो सोडियम की इसमें कंसंट्रेशन होती है वो आपका 130 मिली इक्विलियम पर लीटर देखने को मिलेगी। क्लोराइड की इसमें जो कंसंट्रेशन होती है और क्लोराइड की कंसंट्रेशन होगी वो आपकी 109 मिली इक्विलियम पर लीटर देखने को मिलती है। सोडियम हो गया, क्लोराइड सोडियम की 130 होती है, क्लोराइड की होती है आपकी 109 मिलीग्राम पर लीटर। लैक्टेट होता है और लैक्टेट आपकी 28 मिली इक्विलियम पर लीटर बनाता है। पोटेशियम होगा और पोटेशियम होता है वो आपका 4 मिली इक्विलियम पर लीटर बनाता है, जबकि कैल्शियम की इसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी 2 से लेकर के 3 मिली इक्विलियम पर लीटर ये देखने को मिलती है। अब देखिए आपका जो कंसंट्रेशन होती है आरएल में आपके चार टाइप से मिलकर के बना हुआ होता है। सोडियम क्लोराइड होता है उसमें आपका 0.60 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड होगा 0.04 ग्राम, सोडियम लैक्टेट होता है 0.32 ग्राम एंड कैल्शियम क्लोराइड होता है वो 0.027 ग्राम इसमें देखने को मिलता है। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, कैल्शियम के द्वारा 130 मिलीग्राम पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन बनाई जाती है। क्लोराइड 109 मिलीग्राम पर लीटर बनाएगा। लैक्टेट के द्वारा 28 मिलीग्राम पर लीटर बनाया जाता है। पोटेशियम होता है वो 4 मिलीग्राम पर लीटर एंड कैल्शियम होता है वो 2 से लेकर के 3 मिलीग्राम पर लीटर बनाता है। टोटल इसकी कंसंट्रेशन होती है वो 273 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये आपको देखने को इसकी ऑस्मोलिटी होगी 273 मिली ऑस्मोल पर लीटर ये देखने को मिलता है। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका बहुत बार एग्जाम्पल में क्वेश्चन किए जाते हैं कि आइसोटोनिक कौन सा होता है, हाइपरटोनिक कौन सा होता है, या फिर आपका हाइपोटोनिक कौन सा होता है, इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, कहां कहां पर इनका यूज होता है। हाइपोटोनिक में क्या सेल का क्या होगा, यानी कि हाइपोटोनिक में आपका सेल की ब्रस्टिंग होती है, सेल का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जबकि आपका आइसोटोनिक होता है उसमें कोई सेलुलर चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। जबकि हाइपरटोनिक होगा उसमें आपकी सेल की श्रिंकेज हो जाएगी, क्योंकि ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस के वजह से उसमें सेल श्रिंकेज देखने को मिलती है। और आपने पार्ट्स देख लिए कैनुला के, कैनुला का कल अपन डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कैनुला की कौन कौन से कलर होते हैं, कितना इनका गोच होता है, कितनी इसकी साइज होती है और कहां पर कौन कौन सा कैनुला कहां यूज कर सकते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में अपन पार्ट्स के बारे में अच्छी तरीके से आपको बाय प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा ये सब कुछ। तो कल के लिए अब आपको अगर चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने आप टाइम देकर के इसको देखने की या सीखने की कोशिश करी है। आप निरंतर इसको देखते रहिए, सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। यानी कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो अक्सर मंजिल को पा ही लेते हैं। तो हमेशा अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करें, कोई क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब लोग अमरूद खरीदते हैं तो पहले बोलते हैं कि मीठे हैं या नहीं है, लेकिन जाकर के उसको नमक लगा कर
खाते हैं, इसलिए आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ना है तो थोड़े दिनों के लिए आप लोगों से दूर हो जाइए, लोगों की, क्योंकि जो लोग होते हैं 90% आपकी नेगेटिविटी बातें करते हैं और उनसे पॉजिटिव में रहने के लिए आपको नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा मेहनत करती रहनी पड़ेगी। मेहनत आपकी कभी असफल नहीं होती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।